तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन, सारी क्वेश्चन जो भी हैं उस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, किसका? तो क्लास 10 का। इससे पहले हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे और बेसिक पूरा कंप्लीट कर लिए। ठीक है, जितना भी बेसिक था हम लोग बेसिक पूरा कंप्लीट कर लिए। देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, एकदम लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आज के बाद इस टॉपिक से आपको किसी प्रकार का डाउट होगा भी। ठीक है, चलिए बाबू, एक एक करके इस क्वेश्चन के माध्यम से सारे मेथड को, जो भी प्रोसेस है, जिस तरह से इसको बनाया जाएगा, सभी को एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। प्यारे बाबू, सबसे पहले क्या बोले हैं कि ये क्वेश्चन पहला दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, इसको देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ना, उसको एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, प्रमेयिका भी कहते हैं, इस तरह से लिखते हैं प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं, चाहे ये कहिए चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए। ठीक है, दोनों बात ही एक ही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे हम। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि 135 और 225 का क्या निकालना है बाबू, HCF निकालना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन से। एक होता है भाग विधि से, एक होता है भाग विधि से, और दूसरा बनाना है हमको किससे, यूक्लिड विभाजन विधि से। ठीक है, चलिए, तो दोनों मेथड आपको समझाएंगे, दोनों मेथड आपको बताएंगे और दोनों मेथड में आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है बाबू, चलिए वीडियो में लास्ट तक बस बने रहना है आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बाबू इसमें चर्चा करेंगे कि देखिए, दो संख्याएं हमको दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि दो संख्याएं क्वेश्चन में हमको दिखाई दे रहा है। तो देखिए, जो बड़ी वाली संख्या है, बड़ी वाली संख्या है, तो आप कहेंगे कि बड़ी वाली संख्या तो ए नज़र आ रहा है, तो बड़ी वाली संख्या को सबसे पहले ए मान लीजिए। क्या बाबू मान लेना है? ए मान लेना है, समझ गए आप। अब छोटी वाली संख्या को मान लेना है बी। चलिए, ये क्यों ए माने, क्यों बी माने, आगे चर्चा जब होगी, आगे जब कंसेप्ट हमको आएगा तो सबसे पता चल जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ए बड़ी वाली संख्या को मान लिए, तो ए बराबर हम लिख देते हैं 225। यहाँ तक तो किसी प्रकार का डाउट नहीं हो रहा होगा। चलिए, सेकंड में है बी, तो बी वाली संख्या कितना है बाबू, तो 135 है, 135 है। चलिए, यहाँ तक आप समझ गए। अब हमको क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन से हमको ज्ञात करना है क्या, तो HCF। तो लिखेंगे यहाँ पर बाबू कि यूक्लिड विभाजन जिस मेथड से बोलेगा उस मेथड से बताएंगे। ठीक है, एल्गोरिथम लिख लीजिए, एल्गोरिथम से। ठीक है, चलिए बाबू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या कहता है कि A बराबर BQ प्लस R। ये A बराबर BQ प्लस R क्या होता है? तो आप पिछले कक्षाओं में या पिछले क्लासों में या पीछे आप जब भी पढ़े होंगे तो आप लोग एक प्रोसेस पढ़े हैं, भाग पढ़े हैं, तो एक प्रोसेस पढ़े होंगे उनमें कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यही है A बराबर BQ प्लस R। तो हम फटाफट से लिख लेते हैं कि इसको बोलेंगे भाज्य। ठीक है बाबू, क्योंकि आप अच्छे तरह से इसको समझ रहे हैं। भाज्य बराबर हम क्या बोले हैं, तो भाजक होता है, ठीक है, गुने क्या होता है, भागफल होता है, और प्लस बाबू क्या होता है, शेष होता है, या शेषफल जिसको कहते हैं। ठीक है, शेष होता है, शेष लिख दिए। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यानी कि इतना चीज़ हम समझ गए कि ए को डिनोट करेंगे भाज्य से, बी को डिनोट करेंगे भाजक से, क्यू को डिनोट करेंगे भागफल से, और आर को डिनोट करेंगे शेष से या शेषफल से। इतना तो आप बातें को समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इतना तक आप अगर नहीं समझते हैं तो आगे चल के आपको दिक्कत होने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये बातें समझ गए तो यहाँ पर आगे परेशानी सारा खत्म हो जाएगा यहीं से। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ तक जब समझ लिए तो जैसे जैसे प्रोसेस कह रहा है, जैसे जैसे एल्गोरिथम कह रहा है, उस तरह से हम अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, ए माने किसको है, 225 को, तो 225 लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बी माने हैं किसको, 135 को, तो बी यही ना है, तो 135 लिख लीजिए। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब Q के जगह पर हमको नहीं पता है और ना ही R के जगह पर पता है, तो सबसे पहले आइए एक नज़र इसको देखते हैं। एक नज़र इसको देख लीजिए, अब तब उसको भी पता कर पाइएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं बाबू 135, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं 225। ये क्यों आपको लिखे, यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप समझ जाइए कि किस तरह से वो एल्गोरिथम बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस मेथड को समझिए, किस मेथड को, भाग वाले मेथड को। HCF ही निकाल रहे हैं लेकिन भाग विधि से समझिए। सबसे पहले यहाँ पर भाग दीजिए, 135 को 225 में भाग दीजिए। 225 ही ना है, हाँ ठीक है। तो देखिए 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में भाग लगेगा 135, ठीक है बाबू। चलिए भाग तो देने आता है आपको 135, माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, और इसके बाद 12 में से 9 3 जाएगा तो क्या होगा बाबू, 9 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब 135 से 225 में भाग दिए तो हमारा शेष कितना आया, 90 आया। शेष कितना बाबू, 90। तो बस यही प्रोसेस है, यही करना है। 135 है ना, 135 से 225 में भाग देना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी संख्या आएगा और यहाँ पर जो भी संख्या आएगा तो इस संख्या से हम हमेशा भाग देंगे, और जो रिमाइंडर में बचेगा तो वो लिखेंगे नीचे वाला जो रिमाइंडर में बचा है। यानी कि हम कह सकते हैं, देखिए एक बार आपको बता रहे हैं, ये इसको कहेंगे A, इसको कहेंगे B, इसको कहेंगे Q और इसको कहेंगे R। अब आप सही सही समझ गए ना, साफ साफ समझ गए ना कि हमको बताना क्या चाह रहे थे। बताना ये चाह रहे थे कि जब भी आगे वाली संख्या लिखेंगे यानी कि A वाली संख्या लिखेंगे तो B से हमेशा किस में भाग लगेगा, A में, और जितना बार में भाग देंगे उसी को हम लोग Q बोलेंगे। जितना बार में भाग लगाएंगे, जैसे 135 से 1 बार में भाग लगाए हैं तो 135, तो उसको Q बोलेंगे, और जो हमको बच कर आएगा तो उसको बोलेंगे शेष। यानी कि ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक कि ये शेष जो 90 आया है ये 0 ना आ जाए। जब तक ये शेष क्या आ जाए, 0 ना आ जाए, तब तक ये हम प्रोसेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कर रहे हैं 135 से 1 बार में, प्लस हमारा शेष कितना आया बाबू, तो 90 आ गया, 90 लिख दिए। अब क्या बोले हैं कि जो यहाँ वाली संख्या है वो यहाँ आएगा, यहीं वाला संख्या यहाँ आ जाएगा, 135 यहाँ आ जाएगा। अब क्या बोले हैं कि 90 से अब क्या करेंगे, इसमें फिर भाग लगाएंगे। 90 से भाग लगाएंगे, तो 90 से भाग जब लगाएंगे तो देखिए 90 से कितना बार में जाएगा, तो 90 से भी 1 बार में जाएगा, प्लस 45 आएगा इसका क्या, शेषफल। फिर 90 करेंगे यहाँ पर और बराबर करेंगे और 45 से भाग लगाएंगे, तो 45 से 2 बार में अब प्लस 0 आएगा आपका रिमाइंडर। तो हम यही ना बोले हैं कि जब तक हमारा शेष 0 ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस करना है। तो देखिए 0 आ गया, तो जो यहाँ वाली संख्या है इसी को हम लोग HCF बोलते हैं। यहीं वाली संख्या को हम लोग बाबू बोलते हैं क्या, HCF। यानी कि हम कह सकते हैं कि HCF बराबर हमारा क्या आ गया, 45 आ गया। HCF बराबर 45 आ गया। यहाँ तक तो इस प्रोसेस को आप समझ गए होंगे। अब एक बार भाग विधि से भी समझ लिए HCF को, क्योंकि भाग विधि से भी आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं। देखिए इसको अब मिटा देते हैं, ठीक है, ये बस बताने के लिए आपको बताए हैं, डिनोट कर दिए थे, ठीक है। अब देखिए जब 135 से 225 में भाग लगाए तो 90 आया, तो HCF में यही ना होता है कि जो संख्या बचा है फिर उसको घेर लेते हैं, और जो यहाँ वाली संख्या है वो इसमें डाल देते हैं, यानी कि 135 को इसमें डाल देंगे, ठीक है। फिर 90 से भाग लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा, 90 हो गया, ठीक है। 5 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं कि जो बची हुई संख्या यहाँ पर है फिर इसको क्या करते हैं, फिर घेर देते हैं, और जो यहाँ पर बची हुई संख्या है ये वाला वो अंदर आ जाएगा, यानी कि 2 बार में क्या कट जाएगा, 90 कट जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यही ना प्रोसेस है, यही ना भाग वाली प्रोसेस है HCF निकालने का। ये है क्या, यूक्लिड विभाजन, बस वही है, बस उसको लाइन में कर दिया गया है, तो वही हो गया यूक्लिड विभाजन। समझ रहे हैं ना आप बातों को अच्छे तरह से। हमें नहीं लगता है कि आज के बाद आपको किसी तरह का इसमें डाउट होगा, क्योंकि भाग विधि ये है और यूक्लिड विभाजन ये है। चलिए एक क्वेश्चन पर हम ज़्यादा टाइम दिए क्योंकि आप अच्छे तरह से इसको क्या करें, समझ सकें। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को फटाफट से बना लेते हैं, ठीक है बाबू। चलिए मिटा देते हैं इस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को, यानी कि सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि 196 और 38 220 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि बड़ी वाली संख्या को A मान लेना है, तो बड़ी वाली संख्या को मान लीजिए A,
तो 38 200 क्या है बाबू 20, और छोटी वाली संख्या को मान लेना है क्या बी, 196 को भी मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है बाबू कि अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए अब बनाएंगे तो क्या होता है बाबू, तो a बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है आर, क्यू इसके साथ मल्टीप्लाई है, गुणा में है। ठीक है, चलिए तो बड़ी वाली संख्या की जगह पर बड़ी वाली संख्या लिखें, यानी कि 38 220 लिख दिया। ठीक है, b की जगह पर 196 लिखना है, 196। अब क्यू हमको पता नहीं है तो आइए भाग देकर देख लेते हैं। तो 196 से किस में भाग लगाना है, तो 38 220 में। फटाफट से हम भाग लगा देंगे। सबसे पहले देखिए ये इतनी बड़ी संख्या है तो हम कैसे भाग लगाएंगे, तो एचसीएफ कहता है कि आप एक से अधिक बार भी भाग लगा सकते हैं एक बार में। ठीक है, लेकिन डिवाइड में क्या होता है, भाग में क्या होता है कि आप 9 से ज़्यादा नहीं भाग लगा सकते हैं, लेकिन एचसीएफ कहता है कि आप कितना भी भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए एचसीएफ का प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले एक बार में देखेंगे कि एक बार में क्या भाग ज़्यादा हो जाएगा, पहले 3 अंक शुरू के लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार में 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 200 के लगभग है और ये 400, 2 दूनी के 400 होगा, ये 382 होगा, तो एक बार में चला जाएगा, यानी कि 196। ठीक है, फटाफट से हम भाग लगाते हैं। अब देखिए 12 में से 6 गया बाबू, कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पर बचा 7, 17, 17 में से 9 गया 8 हो गया, और यहाँ पर बचा 2, 2 में से 1 गया तो बाबू 1 हो गया, ऊपर से उतरेगा 2। अब हमारे पास हो गया 1862। जब 1862 हो गया तो अब देखेंगे इसको कितने बार में ले जाएंगे। तो ये देखिए 19 नवा 71 से, यानी कि 1700 के लगभग जाएगा, 9 बार में जाएगा। 9 बार में कितना बाबू 1700 के लपेट में जाएगा। देखिए 6 नवा 54, 5 बचा 9 81, या 5 क्या होगा बाबू 86। हमारे पास कितना बचा 8 बचा, और 9 और 8 कितना होगा बाबू 17 होगा। फिर माइनस कर लीजिए, 12 में से 4 गया 8, इसके बाद यहाँ 5 बचा, 15, 15 में से 6 गया 9, यहाँ 7 7 कैंसिल और ये भी कैंसिल, और बचा है 0 तो 0 कर लीजिए। अब देखिए 5 बार में इसको कर लीजिए, काट दीजिए, 980 आता है। 196 पचे 980 आएगा। ठीक है, 196 पचे, यानी कि हम कह सकते हैं बाबू कि हमारा रिमाइंडर एक ही बार में शेष 0 आ गया, शेष हमारा एक ही बार में 0 आ गया। तो हम यहीं पर लिख देंगे कि 196 गुने 195 प्लस 0। ठीक है, तो 196 गुने 195 प्लस 0, यानी कि एक ही बार में 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एचसीएफ होगा, एचसीएफ कौन होता है, बराबर के जरी वाला। जब हम 0 जिस लाइन में आए तो बराबर के जरी वाला जो होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ 196 हम कह सकते हैं कि हमारा आ गया एचसीएफ। चलिए बाबू, ये भी हम क्वेश्चन आसानी से बना लिए। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आता है कि सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को देखिए। तो बड़ी वाली संख्या क्या है, तो बड़ी वाली संख्या है 867, और छोटी वाली संख्या को b मानिए, और छोटी वाली संख्या है 255। अब क्या करना है हमको, अब अगला प्रोसेस करना है यूक्लिड विभाजन। ठीक है, ये बार बार हम लोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन, विभाजन और क्या एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से। ठीक है बाबू, एल्गोरिथम से। यहाँ तक तो आप अच्छे तरह से समझ रहे हैं कि बड़ी वाली संख्या को ये, छोटी वाली को b माना है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो ये लिख दिए। अब इसका क्या होता है बाबू, तो a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a किसको माने हैं, तो इसको माने हैं, तो a की जगह पर लिख दीजिए 867। b किसको माने हैं, तो 255 को, तो b की जगह पर 255। फिर वही प्रोसेस करेंगे, इसको इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि b से a में डिवाइड करेंगे। बार बार बोल रहे हैं कि b से क्या में a में डिवाइड करेंगे, तो b से a में डिवाइड कीजिए। यहाँ पर आकर कर देते हैं कि b से a में डिवाइड कर दीजिए 255 से, कितने में बाबू 867 में। चलिए कर रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ करते रहिएगा। ठीक है, चलिए 255 है और 867 है। देखिए 2 से 3 बार में, 2 3 6 जाएगा, लगभग 3 बार में जाएगा। ठीक है,
2 3 6, यानी कि 5 3 15 होगा। देख लेते हैं, 5 3 15, 1 16 होगा और 2 3 6 1 7 होगा। 7 में से 5 गया बाबू, कितना होगा? 2 होगा। और यहाँ पर बचा कितना? 6 6 और 6 अब 0 हो जाएगा और 1 यहाँ पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 बार में सही जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि अब यही ना कर रहे थे, एचसीएफ में यही ना मतलब हुआ कि जो बची हुई संख्या है उसको घेरिए और जो यहाँ पर संख्या है वो आ जाएगा क्या बाबू? अंदर। तो इसको ला दीजिए अंदर। नहीं तो एक और प्रोसेस आपको बता देते हैं। चलिए यहाँ तक नहीं करिए, यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, एक एक प्रोसेस करते हैं। चलिए एगो कर लिए और फिर अगले को करेंगे। तो 255 से कितना बार में? 3 बार में, 3 बार में। और शेष आपका कितना आया? आपके पास शेष कितना आया? तो 102 आया। तो 102 लिख लीजिए। ठीक है बाबू, यहाँ तक आप समझ गए। अब क्या करना है कि जो 255 है वो आएगा ए के स्थान पर, यानी कि 255 किसके स्थान पर आएगा? ए के स्थान पर आ गया। यहाँ तक तो आप समझ लिए। अब क्या करना है कि जो रिमाइंडर है उससे अब इसमें भाग लगाना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अब आ जाएगा 102। ठीक है, अब 102 में भाग लगाइए। किस में? 102 से भाग दीजिए किस में? तो 255 में। 200 बाबू किस में देना है? 55 में भाग लगाइए। 102 से 255 में भाग लगाइए। तो देखिए 102 का 2 बार करेंगे तो 2 दूनी के, यानी कि 10 दूनी के 20, 200 लगभग होगा। 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 दूनी के 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 नहीं होगा, 2 होगा। 2 दूनी के 4 हो गया, 0 हो गया और 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब माइनस कर लीजिए। 5 में से 4 गया 1 और 5 के 5 यहाँ पर, 2 2 कैंसिल हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब 102 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा बाबू? 2 बार में। शेष हमारे पास कितना बचा? 51। अब अगला प्रोसेस क्या करेंगे कि जो यहाँ पर बचा है फिर इसको यहाँ लाएंगे, यानी कि ए स्थान पर लाएंगे। तो 102 यहाँ पर बचा है हमारे पास, तो 102 को ला दीजिए 102। अब जो रिमाइंडर बचा है वो बी के स्थान पर आएगा ना। चलिए अब क्या करना है कि अब लास्ट वाला प्रोसेस करते हैं कि 51 वाला। तो 51 से किस में करना है? 102 में। यहाँ पर ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, तो 2 बार में जाएगा बाबू 102। यहाँ पर देखिए 0 0 आ गया, यानी कि शेष जब तक 0 ना आए तब तक ये प्रोसेस हमको करना है। तो देखिए शेष हमको आ गया क्या? 0। कितना बार में गया? तो 2 बार में। यहाँ पर 2 लिखिए और 0 लिखिए। बोले हैं कि जिस लाइन में 0 आएगा शेष, जिस लाइन में 0 शेष आएगा तो बराबर के जरी वाला संख्या ही एचसीएफ होता है। तो बराबर का जरी वाली संख्या यही ना है, तो यही हमारा क्या होगा बाबू? एचसीएफ होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एचसीएफ बराबर क्या होगा? 51। एचसीएफ बराबर 51। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप लोग अच्छे तरह से समझ भी रहे होंगे। ठीक है, चलिए बाबू अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए और देखते हैं अब अगली क्वेश्चन को। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। देखिए यहाँ पर बताना है कि कोई भी क्या धनात्मक विषम पूर्णांक क्या इस रूप में आता है। तो आइए इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एकदम आसान है, आप लोग एकदम अच्छी तरह से इसको क्या कीजिएगा, इसको भी समझ जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि विषम पूर्णांक ए है। ठीक है, सबसे पहले मानिए माना विषम पूर्णांक क्या है बाबू? ए है। क्योंकि यहाँ पर है दिया है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या इस रूप में हो सकता है, तो हमको सबसे पहले मान लिए। तो देखिए ए मान लिए सबसे पहले विषम पूर्णांक। अब क्या करेंगे कि अब देखिए भाजक जिसको हम क्या बोलते थे? भाजक जिसको हम लोग क्यों बोलते थे? क्यों बोलते थे ना भाजक में, पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग समझे होंगे। ठीक है, तो इसको मान लीजिए 6, क्योंकि यहाँ पर 6 दिया है। ठीक है, सॉरी क्यों नहीं, बी मानते थे इसको, बी। इसको क्या मानते थे बाबू? बी मानते थे। माना कि पूर्णांक कोई ए है, भाजक जो कि बी मानते थे 6 है, और शेष जिसको बोलते हैं शेष
जिसको आर से सूचित करते हैं। तो जब 6 है यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास भाजक जब 6 है तो जब शेष होगा तो 6 से नीचे ही होगा, 6 से बराबर नीचे होगा, यानी कि हमेशा नीचे ही होगा, क्योंकि भाजक से जब भी शेष होता है नीचे होता है। तो हम शेष कह सकते हैं कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी कि 5 हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है। यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि फिर से आपको समझा देना है। माना विषम पूर्णांक ए है, भाजक जो कि बी करते हैं हम लोग, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है ना, तो उसमें का माना है बी, तो 6 माने हैं। देखिए बी की जगह पर 6 मान लिए, और क्यू की जगह पर क्यू इसे ही तरह छोड़ देते हैं। और आर देखिए, आर अनुमान से मान लेते हैं कि जब भाजक 6 है तो अनुमान से हम किए हैं कि 5 तक हो सकता है। रिमाइंडर क्या हो सकता है, इससे हमेशा छोटा ही होता है, तो इसलिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, ठीक है। अब बाबू हम लोग क्या करेंगे, अब लोग निकालेंगे, अब हम लोग मेथड से। किस मेथड से, तो हम लोग पढ़ रहे थे एल्गोरिथम मेथड से। तो एल्गोरिथम मेथड क्या कहता है यहाँ पर अब देखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही ना कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब क्या करेंगे बाबू कि एक एक करके देखेंगे, हम चेक करेंगे कि जब आर बराबर 0 रखे तब, जब आर बराबर 0 रखे तो हमारा मान क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले जब आर बराबर क्या रखे बाबू, तो जब आर बराबर 0 रखे तब हमारा मान क्या होगा। तो सबसे पहले ए के स्थान पर ए लिखिए, और बी के स्थान पर कितना माने हैं, तो 6 माने हैं, 6 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्यू कुछ नहीं किए तो क्यू उसी तरह छोड़ दीजिए, प्लस आर का माने हैं बाबू, तो 0 माने हैं। आर क्या माने हैं, 0 माने हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बराबर 6Q, और प्लस 0 का कोई तो मोल होता नहीं है, कोई वैल्यू होता नहीं है, तो इसलिए हम लिख लिए कितने बाबू, ए बराबर 6Q। सेकेंड, एक एक करके सभी को चेक करेंगे, ठीक है। जब आर बराबर क्या रखे, 1 रखे, 0 रखे तो 6Q आया। अब 1 रख के देखते हैं कि 1 रखने पर क्या आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि ए बराबर 6 गुने क्यू, क्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में है, प्लस 1 रखना है, ठीक है, 1 रख दिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब हमारा मान क्या आ गया, ए बराबर 6Q प्लस 1 आ गया, ठीक है। ध्यान से एक एक करके समझते रहिएगा, ठीक है। चलिए, जब r बराबर 2 रखते हैं तब देखते हैं। जब r बराबर क्या रखे बाबू, 2 रखें। जब r बराबर 2 रखें तब 1 रखें, 0 रखें, और अब 2 रखें। जब 0 रखे तो 6Q आया, जब 1 रखे तो 6Q प्लस 1 आया। अब 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो a बराबर 6 × Q प्लस 2, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि a बराबर 6Q अब प्लस 2 आया। 6Q रखने पर, 2 रखने पर क्या आया, 2 आ गया, ठीक है। अब जब r बराबर 3 रखेंगे तब देख लेते हैं। r बराबर बाबू 3 रखें, जब r बराबर 3 रखें तो मान पर हमारा क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि a बराबर 6 गुने Q प्लस 3, यानी कि हम कह सकते हैं कि a बराबर 6Q प्लस 3। एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, बस आपको एक प्रोसेस समझना है, ठीक है। ये प्रोसेस करता क्या है और किस तरह से इस क्वेश्चन को हम अच्छे तरह से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए एकदम एक एक प्रोसेस के माध्यम से हमको समझा रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए यहाँ तक कर लिए। अब यहाँ से हम घेर रहे हैं और रख रहे हैं अब 4, अब 4 रख रहे हैं। जब देखिए r बराबर क्या रखे बाबू, 4 रखे। जब r बराबर 4 रखे तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो बी क्यू प्लस आर, तो b की जगह पर 6, q की जगह पर q, और r की जगह पर क्या रखे बाबू, 4 रखे। तो हम कह सकते हैं कि a बराबर हमारा आया 6Q प्लस क्या बाबू, 4, ठीक है, ये आ गया। अब रखेंगे लास्ट वाला, जब r बराबर 5 रखे तब, ठीक है। जब r बराबर 5 रखे तो इसका मेथड क्या होता है, जस्ट इसी पर बैठाएंगे, एक b की जगह पर 6,
बी के जगह पर 6 है तो 6 रखेंगे, 6 रखेंगे। क्यू के जगह पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रखेंगे, और आर माने हैं 5 तो 5 रख लेंगे। ठीक है, जस्ट एकदम इसी पर बैठा देना है बस आपको। तो 6 प्लस कितना हो गया, 5 हो गया। अब आप लोग कुछ गेस कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 6 प्लस 1 आया, यहाँ पर 6 प्लस 2 आया, यहाँ पर 6 प्लस 3 आया, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 5 आया। तो हम इसको सम संख्या कह सकते हैं क्या, इसको कह सकते हैं। जब इसको सम बोले तो देखिए 6 प्लस 2, यहाँ पर भी हम सम कह सकते हैं, यहाँ पर भी सम हो सकता है। फिर यहाँ पर 3 है, ये तो नहीं होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर भी सम हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा बाबू, सम होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि देखिए ये कहीं ना कहीं जो विषम संख्या है, सम संख्या की तो बात नहीं किया है, यहाँ पर किया है विषम संख्या की बात, कि क्या धनात्मक विषम पूर्णांक इस फॉर्म में हो सकते हैं। तो देखिए ई वाला विषम है, ई वाला विषम है, और ई वाला भी विषम है। यानी कि हम कह सकते हैं बाबू कि अतः हम कह सकते हैं, यानी कि उस तरह मत लिखिए, इस तरह से बढ़िया से लिखिएगा ताकि परीक्षा में भी आपको अच्छे तरह से नंबर मिले। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 तथा 6 प्लस 5 के रूप का होता है। समझ गए आप अच्छे तरह से। देखिए ये हम लिख लिए कि हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप का क्या होता है बाबू, होता है। आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे तरह से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, क्योंकि पूरा डिटेल में हम समझाए हैं। अगर फिर भी एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को बंद करके मैंने फिर से चालू करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाबू अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो प्यारे बच्चों देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का आता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना जो कि आर्मी की है, आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या है ना कि इस क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अधिकतम संख्या क्या होगी, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अधिकतम संख्या क्या होगी। ठीक है, यानी कि अधिकतम संख्या कहेगा कभी भी क्वेश्चन में ना तो आपको एचसीएफ निकालना होगा, और न्यूनतम से न्यूनतम संख्या आपको पूछेगा ना तो आपको एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो फटाफट से हम क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, क्योंकि ये कन्फर्म हो गया। इतनी बड़ी क्वेश्चन देने से आपको बस यही कह रहा है कि ये बस गुमराह कर रहा है। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, तो 616 और 32 का क्या निकाल देना है, एचसीएफ। और बात आती है कि एचसीएफ निकालें कैसे, भाग विधि से निकालें या यूक्लिड विभाजन से निकालें। ठीक है, तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं बाबू रे एक यूक्लिड विभाजन, तो क्यों ना यूक्लिड विभाजन से ही हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और निकाल लें यूक्लिड विभाजन से भी और भाग मेथड से भी हम एक प्रोसेस देख लेते हैं, यानी कि दोनों मेथड से देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या हम बताए थे कि 616 लिखिए, और किसका निकालना है, तो 32 का निकालना है, तो 32 लिखिए। ठीक है, परीक्षा में इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको दे देगा तो देखना है कि क्या कह रहा है कि अधिकतम से अधिकतम संख्या निकालना है, अधिकतम पूछ रहा है या न्यूनतम पूछ रहा है। अगर अधिकतम पूछेगा तो आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा, अगर न्यूनतम पूछेगा तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग का लिए कर लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे बाबू कि सबसे पहले बताए थे कि जो बड़ी वाली संख्या है उसको ए मान लीजिए, तो बड़ी वाली संख्या को क्या मान लिए, ए मान लिए, और छोटी वाली संख्या को मान लीजिए आप बी। इतना तक मान लिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगला प्रोसेस हम लोग करना है क्या, यूक्लिड विभाजन।
यूक्लिड विभाजन, क्योंकि चैप्टर यहीं चल रहा है तो इसी मेथड से पहले कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिए या प्रमेयिका लिखिए, प्रमेयिका लिखिए, ठीक है, प्रमेयिका से, ठीक है, दोनों एक ही होता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब क्या करेंगे कि इसका होता है A बराबर BQ प्लस R, क्योंकि इससे आप लोग जानकार हो गए हैं, क्योंकि आगे कितना बार हम चर्चा कर लिए इसके बारे में, ठीक है। चलिए तो A बराबर क्या लिखेंगे, तो बड़ी वाली संख्या को लिख देते हैं, तो 616 लिखेंगे। B बराबर बाबू क्या लिखेंगे, 32 लिखेंगे। और क्यों हमको पता नहीं है, तो आइए भाग मेथड से इसको देख लेते हैं और पता कर लेते हैं कि क्या होगा। चलिए सबसे पहले 32 से किस में भाग देंगे, तो 616 में, जैसा कि आप लोग पहले इसमें दे चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से देते हैं। 32 से करेंगे तो देखिए बाबू, एक बार में 32, क्योंकि दो बार में 64 हो जाएगा। 11 में से 2 गया 9 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करना होगा, तो 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 5, और 5 में से 3 जाएगा तो बाबू कितना होगा, 2 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको घटाने पर 29 आया। फिर आपका कर लीजिए 6 कर लीजिए, 6 उतरेगा ऊपर से। अब आ गया देखिए 296, 200 जब 96 आ गया तो करके क्या कर लीजिए, गुणा करके चेक कर लीजिए कितना बार में जा सकता है। तो देखिए कितना बार में जाएगा, ये 30 है, समझ लेना है 30 है, और ये क्या है 296 है, तो 3 7 21 हो गया, यानी कि 210, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 में 300 हो जाएगा, यानी कि 9 बार में देख लेते हैं बाबू। कितने बार में बाबू, 9 बार में। तो 9 दूनी के 18 हो जाएगा, 3 9 27, और 27 से क्या होगा 28 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कर लिए। अब क्या करेंगे कि 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पर 8 8 0, यानी कि कट गया, ये भी कट गया, बचा मेरे पास 8। यानी कि हम कह सकते हैं कि 32 से कितना गुणा करेंगे, 19 से, तो हमारा संख्या ये आ जाएगा, और शेष कितना बचेगा, 8 बचेगा। यही ना एल्गोरिथम है कि 616 32 से डिवाइड करना है, 32 को मल्टीप्लाई करना है 19 के साथ, और शेष बचेगा जो वहाँ पर लिख दे। अब दूसरा प्रोसेस में क्या लिखेंगे कि 32 आएगा यहाँ पर, 32 बाबू आएगा यहाँ पर, और जो शेष है, शेष से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आप लोग इसके बारे में तो जानते हैं। और ये आ गया देखिए 0, और चौके 32 और 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पर हम करेंगे 8 से 32 में करेंगे तो 4 बार में 32 आता है, 4 बार में 32 आता है। तो हम यही ना बताएं कि जब तक 0 ना आए तब तक हम ये प्रोसेस करेंगे। तो देखिए 0 आ गया, तो 0 जैसे ही आ गया तो हम कहें कि 0 जिस लाइन में आएगा उसके बराबर के बगल वाले लाइन को हम लोग HCF कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं बाबू कि इसका HCF क्या होगा, तो 8 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो अधिकतम से अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो 8 की पंक्ति बनेगी, 8 की लाइन बनेगी, जिससे वो पूरा क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है बाबू, उस क्वेश्चन को हम संतुष्ट कर सकते हैं किसकी मदद से, तो आंसर हमारा क्या होगा, 8 आएगा। तो चलिए बाबू, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप क्या किए, अच्छी तरह से समझ लिए। अब